हेलो स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी चैप्टर 2 में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। अब कैपेसिटर के अंदर हम लोग मेटल स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को डालेंगे। एंड सो पहले हम देख लें कि इनके बिहेवियर्स क्या होते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं बिहेवियर या कहिए नेचर ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स मेटल। ऐसे तो गॉसेस लॉ के समय भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज कंडक्टर का आपने देखा है। कुछ प्रॉपर्टीज पर और हम लोग यहाँ पर विचार कर लेंगे। नंबर 1, जैसा कि हम लोगों ने गॉसेस लॉ के समय डिस्कस करा हुआ है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होते हैं। लिखिए इसको, रिजल्टेंट चलिए मैं बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में लिख लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज इक्वल टू 0। हाँ, गॉसेस लॉ जब पढ़े थे वहां पर हम लोगों ने प्रूव करा था कि टोटल चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, यानी कि एक्सेस चार्ज जिसको कहते हैं, कंडक्टर के पास जो एक्सेस चार्ज है इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से जो चार्ज आते हैं, तो टोटल चार्ज कंडक्टर को जो देते हैं एक्सेस चार्ज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। लिखिए, टोटल चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ब्रैकेट में एक्सेस चार्ज रिजाइड्स मतलब होना, मौजूद होना, रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। नेक्स्ट नंबर 3, जिस समय हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करी है वहां पर हम लोगों ने बात करा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 है, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मेंशन कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास, ब्रैकेट में इंटर भी लिख लीजिए, इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पास करते हैं, नहीं जाते हैं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मेंशन कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अब ऐसा क्यों होता है तो हम बता सकते हैं कि सरफेस ऑफ कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस है? थोड़ा मैं इसकी आइडिया दे देता हूं आपको। जैसे कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कि कंडक्टर का प्लेट है, इसके एक पॉइंट पर आपने दे दिया चार्ज सपोज +Q। अब देखिए किधर के जो आगे के जो एटम्स हैं ये न्यूट्रल एटम्स हैं। न्यूट्रल एटम है तो पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। एंड सो अब यहां से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज चलेंगे, तो यहां से आगे चार्ज चलेगा। मान लीजिए यहां पर आ गया चार्ज, फिर यहां से आगे का जो एटम है न्यूट्रल है, तो यहां से और आगे चार्ज चलेंगे। इस तरह से पूरे कंडक्टर पर चार्ज जो है चलते हैं, क्योंकि कंडक्टर
चार्ज का पाथ होता है, कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है। इस तरह से पूरे कंडक्टर पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं, जिससे कि इसके पूरे सरफेस पर, कंडक्टर के पूरे सरफेस पर ईच पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। अब बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, जहां dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, dr क्या है, डिस्टेंस है। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दिए थे हम लोग। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या है, 0। तो फिर बच्चों, यदि E 0 है तो भी हो जाएंगे कांस्टेंट। एंड सो मेंशन कर दीजिए, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant and it is equal to electrostatic potential on the surface of the conductor। मतलब कि कोई कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, देन पोटेंशियल भी जो होगा इसके अंदर भी होगा कांस्टेंट, E 0, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, एंड सो भी हो जाएंगे कांस्टेंट, भी इज कांस्टेंट। अब रहा कि कितना होगा भी का वैल्यू, तो जितने सरफेस पर होंगे भी का वैल्यू, यहाँ पे जितना वैल्यू होगा इतना ही वैल्यू अंदर में होते हैं, कंडक्टर के अंदर में पोटेंशियल और उसके सरफेस पर पोटेंशियल सेम होते हैं ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब नहीं जा सकता है कंडक्टर के अंदर, तो अब आप इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज कर सकते हैं। जैसे ये कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, इसके अंदर यदि कोई चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगा, ये कंडक्टर है हमारा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो फिर कोई चार्ज यदि होगा तो उस पे फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू QE। यदि E 0 है इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, तो फिर फोर्स भी क्या होगा, 0, एंड सो चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो बच्चों, सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हॉलो कंडक्टर के बॉक्स के अंदर रखा जाता है। क्यों? सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन does not enter into the conductor, जिससे क्या होगा, इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जो सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उस पर फोर्स काम नहीं करेगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका खराब भी नहीं होगा, टूटेगा फूटेगा नहीं। अब इस बात को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन। तो चलिए इसको डिफाइन कर दें हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग डिफाइन कर दीजिए, इसका हेडिंग बना करके दे दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आपको आते रहता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 पर हम लोग हैं, नंबर 7 पॉइंट पर काम कर रहे हैं। लिख दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी कि प्रोटेक्शन शील्डिंग। चलिए डिफाइन कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not pass into a hollow conductor, so force on a charged particle, force on a charged particle inside a conductor is 0. So a sensitive
electrical instrument, electrical instrument is kept inside a hollow metallic box to keep it सेफ रखने के लिए एक लाइन लिख दीजिए. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. चलिए बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया. अब जब कंडक्टर पर चार्ज आप देते हैं, क्या चार्ज बाय इंडक्शन, बाय रबिंग, जैसे भी चार्ज डेवलप करते हैं, देन कंडक्टर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. जैसे हम लोग सपोज ये कोई प्लेट है, इस पर चार्ज है, इसके नजदीक हमने एक बॉडी को रख दिया, ये एक कंडक्टर है. अब क्या होगा, कंडक्टर में ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होते हैं. नियरर सरफेस पर अनलाइक चार्ज, फार्दर सरफेस पर लाइक चार्ज. अब बच्चों क्या देखते हैं, इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा नेगेटिव सिग्मा, सिग्मा चार्ज बाय एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी. इधर के सरफेस पर यदि हमसे कहे कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, तो फिर ये होगा हमारा प्लस सिग्मा. एंड सो एक कंडक्टर पर डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटीज भी हो सकता है. चलिए एक पॉइंट और बना दीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी. चलिए मैं बोलता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ब्रैकेट में लिख लीजिए सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए. सिग्मा का फॉर्मूला लिख दिया हो समझने के लिए थोड़ा सा. मे बी डिफरेंट on a conductor, may be different on a conductor. चलिए थोड़ा सा ये शो कर देंगे, ये हमारा कंडक्टर है. कंडक्टर इनिशियली ये न्यूट्रल लिए हैं, इसके नजदीक ये चार्ज प्लेट को रख दिए हैं, जिससे क्या हुआ, इंडक्शन हो करके नियरर सरफेस पर अनलाइक चार्ज, फार्दर सरफेस पर लाइक चार्ज आ गए हैं. अब हम ले रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक. कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लिए हैं, इसकी जरूरत हमें आगे है. नाउ डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं इंसुलेटर को. लिखिए, इट इज अ मटेरियल इन व्हिच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो, या कहिए पास. इलेक्ट्रिक करंट जिस मटेरियल में पास नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिस मटेरियल में फ्लो नहीं करते हैं, आप उसको इंसुलेटर बोले हैं क्लास 10 में. उसी को यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक का नाम हम लोग दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मालूम है, इंसुलेटर का नाम सब मालूम है. जैसे एयर हो गया, एयर में कभी करंट नहीं चलता है. उसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं. माइका, अब ये माइका बहुत यूज होता है कैपेसिटर में, बहुत सस्ता ये डाइलेक्ट्रिक है, बहुत सस्ता इंसुलेटर है, तो इसको बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं कैपेसिटर में. कैसे, आगे हम बात करेंगे. इस तरह से जो भी इंसुलेटर्स हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाई इलेक्ट्रिक का नाम मिला है. अब ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं दो तरह का, डिफाइन करिए. 2 टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स. नंबर 1, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक. नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, इट consists of non-polar molecules in which
in which positive and negative centers of charges in each molecule coincide and net dipole electric dipole moment of molecules is zero। ये है बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो लिखे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ या कहिए इट इज मेड ऑफ, ये बने होते हैं, किससे बने होते हैं? नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। अब नॉन पोलर मोलिक्यूल्स कौन है? इन व्हिच पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स ऑफ चार्जेस इन ईच मोलिक्यूल कॉन्साइड। बच्चों जैसा कि आप पढ़े थे गॉस लॉ के समय, सेंटर ऑफ चार्ज लाइक सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ चार्ज, जहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज जो एटम में हैं, मॉलिक्यूल में हैं, उनको कंसंट्रेट सपोज कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज एटम में न्यूक्लियस के पास में है। अब नेगेटिव चार्ज कोई भी मॉलिक्यूल में, कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन के पास में है, तो सारे नेगेटिव चार्ज को एटम में, मॉलिक्यूल में जिस पॉइंट पर आप कॉन्सेंट्रेटेड सपोज कर सकते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज। अब जब ये दोनों सेंटर ऑफ चार्ज कॉन्साइड हो गया, मतलब कि एक जगह पे आ गया, कॉन्साइड का मतलब क्या होता है? सेम पॉइंट पे होना। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को नाम दिया गया है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसका मैं एक छोटा सा फिगर दे देता हूं, जरूरत नहीं है, फिर भी जस्ट जानकारी के लिए। अब ये है पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज और यहीं पर है नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज। दोनों सेंटर ऑफ चार्ज एक जगह पर हैं, तो एस का नाम रखा गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब जैसे एग्जांपल्स में H2 पहचान गए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, N2, CO2 एक्सेट्रा, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स ऑफ चार्जेस एक जगह पर हैं, इन्हीं को नाम दिया गया है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब सेकंड हमारा है पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या है पोलर डाइलेक्ट्रिक? चलिए अब डिफाइन करिए, मैं थोड़ा बोलता हूं, डिफाइन करिए। इट कंसिस्ट ऑफ polar molecules in which positive and negative centers of charges in each molecule do not coincide and net electric dipole moment of molecules is not equal to zero, यानी इसके उल्टी बात। और एग्जाम्पल, अब जैसे केमिस्ट्री में पोलर कंपाउंड्स आप पढ़े हैं, वही पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं आपके। जैसे आपने पढ़ा है H2O पोलर कंपाउंड है। अब ये एक डाइलेक्ट्रिक, फिजिक्स में डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं इसको। HCl पोलर कंपाउंड है, NH3 सो ऑन। इस तरह से जो भी पोलर कंपाउंड्स हैं यही है पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब बच्चों एक इसका बहुत अच्छा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे यहां पर दोनों कॉन्साइड किया हुआ है, एक जगह पे है, जब अलग अलग कॉन्साइड नहीं करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज कॉन्साइड नहीं करेगा तो क्या होगा? अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे तो डाइपोल बन जाएंगे। तो एक लाइन लिख लीजिए, molecules
molecules of polar dielectrics, molecules of polar dielectrics have electric dipoles, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं इसके पास में, या बोलिए मोलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ये भी लिख सकते हैं, मोलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं बोल सकते हैं। अब जब डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट भी होगा, वही बात हम लोग लिखे हैं, इसके पास में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होते हैं, इट हैज डाइपोल मोमेंट। एक छोटा सा फिगर से दिखा दे रहे हैं। अब ये पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज, नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज अलग अलग हैं। ये हो गया पोलर मोलिक्यूल, पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलर बना सकते हैं हम लोग, तो लिख लीजिए पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, polarization of a non-polar dielectric, non-polar dielectric का polarization क्या होता है? चलिए मैं बोलता हूं, लिखिए। When a non-polar dielectric is subjected to an external electric field of sufficient strength so that positive and negative centers of charges in its molecules get separated to form a small electric dipoles. Then this phenomenon या कहिए this process is called polarization of a non-polar dielectric। क्या हमने लिखा बच्चों, देखते हैं फिगर से, तो लिखा है उसको फिगर से समझते हैं। ये हमने 2 प्लेट्स लिया, एक प्लेट पे रखा चार्ज प्लस, दूसरे पे माइनस। अब इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए नीचे करके मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्यों? यदि इसके अंदर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखें, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी +1 चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज को रखेंगे, ये प्लस प्लेट रिपेल करेगा इधर, या माइनस प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगा, एंड सो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज राइट वर्ड हो गया, दाईं तरफ हो गया, यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फ्री स्पेस में है, अभी फ्री स्पेस है, यहाँ पर एयर है, फ्री स्पेस है, इसको ई नॉट से हमने ड्रॉट कर दिया। अब इसके अंदर हम रख रहे हैं एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, ये डाइइलेक्ट्रिक का बना हुआ एक स्लैब है, एक ब्लॉक है, डाइइलेक्ट्रिक का बना हुआ एक स्लैब है, ठीक है, जैसे आइस का स्लैब होता है बड़ा सा, ठीक उसी तरह से एक स्लैब है, ये डाइइलेक्ट्रिक का बना हुआ, इंसुलेटर का बना हुआ, और ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का बना हुआ है। अब
जैसे ही रखेंगे यहां पर तो क्या होगा, जो पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो डाइलेक्ट्रिक में जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स ऑफ चार्जेस हैं, नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एंड सो जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज, मैं मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा रहा हूं, ये पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज दूर हटेंगे, नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज पास आवेगा। सिमिलरली इधर से ये एक मॉलिक्यूल को मैं दिखा रहा हूं, पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज, नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज, यही हम लोगों ने अभी बात करी है कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ होना चाहिए सफिशिएंट, जिससे कि मॉलिक्यूल को पुनर्बना सके, सेंटर ऑफ चार्ज को डिस्प्लेस कर सके, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्जेस गेट सेपरेट हो जाते हैं टू फॉर्म स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। आप जो बच्चों देख रहे हैं ये डाइपोल बन चुका है, ये डाइपोल बन चुका है। अब इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को नाम दिया गया पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। तब ये वन मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल, उसी तरह से कुछ और ले लेते हैं। एक मॉलिक्यूल ये लिया प्लस माइनस सेंटर ऑफ चार्ज, एक मॉलिक्यूल ये लिया प्लस माइनस सेंटर ऑफ चार्ज एंड सो ऑन। इसी तरह चलिए एक और ले लेते हैं, प्लस माइनस सेंटर ऑफ चार्ज, ये एक मॉलिक्यूल, इसका प्लस सेंटर, ये माइनस सेंटर ऑफ चार्ज। इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे डाइलेक्ट्रिक के, उसकी पोलराइजेशन हो जाने से, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज अलग होने से डाइपोल्स बन जाते हैं। अब यहां पे गौर करेंगे, इस साइड में, डाइलेक्ट्रिक के इस साइड में, मैं थोड़ा सा किनारे करके दिखा रहा हूं, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस डाइलेक्ट्रिक के इस साइड में देखिए क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यदि इसके अंदर हम रखें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को तो क्या होगा, इधर फोर्स लगेंगे, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ईपी से डिनोट कर दिया, ईपी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज में पढ़े हैं कि यदि यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे आप, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से भी फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर यदि मैं ई सपोज कर दूं तो ई का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, दिस विल बी ई नॉट माइनस ई पी। क्योंकि बच्चों दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। इनिशियली ये बड़ा है, ये छोटा है इनिशियली, क्योंकि ये पहले से नहीं था, पोलराइजेशन हुआ देन ये आया है, तो ये स्मॉल होता है। और साथ में जैसा कि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, K इक्वल टू एफ नोट अपॉन एफ, इसी को हम लिख सकते हैं Q E नोट अपॉन Q E, मतलब फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन एनी मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम। अब यहां से देखिए क्या हो गया, K का वैल्यू जैसा कि देख रहे हैं E नोट बाई E, K का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, या फिर एयर के लिए जनरली लोग 1 लेते हैं, वैक्यूम के लिए 1 लेते हैं। तब क्या देख रहे हैं यहां से, ये दोनों जो हैं इक्वल नहीं है क्योंकि ये एयर नहीं है, एंड सो E इक्वल टू E नोट बाई K। अब एक बात और हम समझ लें, K की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होता है डाइलेक्ट्रिक के लिए, मेटल के लिए तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी से डिवाइड करिएगा तो E0, एक ये भी तरीका है इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का सोचने का, ये भी तरीका है कि मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए K इन्फिनिटी होते हैं तो E0 हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक के लिए K इन्फिनिटी नहीं होता है, 1 या 1 से बड़ा होता है, तो 1 तो फ्री स्पेस एयर के लिए लेते हैं, बट उसके आगे के लिए, सब के लिए 1 से बड़ा होता है। एंड सो ये जो E देख रहे हैं
ये ई नोट माइनस ईपी होगा। अब जो यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ है, ये जो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, डाइपोल्स हैं, इन सब का डाइपोल मोमेंट चलिए मेंशन करते हैं। लेट डाइपोल मोमेंट क्या करते हैं इसमें, नेट करते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक इज पी वेक्टर। अब देखिए नेट डाइपोल मोमेंट और यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक जो है, इस पी को कहा जाता है पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर इसका नाम है। तो क्या लिया हमने, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट टोटल डाइपोल, नेट यानी टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक। ये है हमारा पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन हो चुका है, पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक एंड नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड on the dielectric is E vector। then अब इन दोनों का एक रिलेशन है, वो ये है कि पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू, अब इस सिंबल को लिखने का तरीका देखिए, मैं उल्टा इंटीग्रेशन का साइन लिखा, ये लिखा, अब इसको काटता हूं, ऐसे कट कर दिया हमने इसको, इसमें सबस्क्रिप्ट ई लगाया। अब क्या है इसकी बात करते हैं, इनटू ई वेक्टर। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको जो पुकारते हैं लोग, अब हिंदी में इसको लोग काई बोलते हैं, काई, ठीक है ना, हिंदी में लिख दिया हमने CHI यानी काई बोलते हैं इसको। अब ये काई क्या है, काई ई, तो चलिए मेंशन करते हैं, where chi e, where chi e is called electrical susceptibility of a dielectric material, या सीधे भी मटेरियल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल या ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक and it is constant। अब ये जो है ये कांस्टेंट होते हैं, किसके लिए, फॉर अ मटेरियल, एक मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। अब बच्चों मटेरियल के लिए कांस्टेंट है ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इसमें हमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी है। हाँ, जब आप चैप्टर 5 में आएंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे, तो वहां पर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिज्म में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, काई ई, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ रहे हैं, नाउ इलेक्ट्रिक breakdown of a dielectric, electric breakdown of a dielectric। चलिए डिफाइन करिए तो, when
an external electric field applied on a dielectric goes on increasing, then beyond a certain maximum external electric field, electrons in molecules of dielectric become free, making the dielectric conducting, then this phenomenon, देखिए बोलता हूं, this phenomenon is called electric breakdown of a dielectric। मतलब बच्चों, यदि हम लोग पोलराइजेशन के समय जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई करा है पोलराइजेशन के लिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाएं, इंक्रीज करते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आवेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स ऑफ चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाइंड कौन करता है? एटम में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करता है। लेकिन यदि हमने कहीं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने वाला जो फोर्स है ये कम हो जाएंगे और हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इलेक्ट्रॉन को मोर एंड मोर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, अधिक से अधिक दूर कर रहे हैं सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज से। तो फाइनली क्या होगा? खींचते 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 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यदि फ्री हो गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? कंडक्टर में मिलता है। एंड सो जो डाइलेक्ट्रिक है उसका नेचर बदल के कंडक्टर जैसा हो जाएगा। और कंडक्टर में तो बच्चों आप जानते हैं कि चार्ज चलता है, ठीक है। तो यदि कभी एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, कहीं एयर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया कभी कि एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, कहीं इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यदि एयर में, तो यदि वहां पर कोई चार्ज बॉडी है आपका, तो चार्ज बॉडी से चार्ज जो है वो लीक करने लगेगा, क्योंकि एयर अब कंडक्टर की तरह काम करेगा। तो एयर के थ्रू चार्ज आपका बॉडी से भागना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा चार्ज्ड बॉडी है उसके नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इतना ही इंक्रीज करें जिससे कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो एयर का। अब इसके लिए हमें एक बात पे ध्यान रखना पड़ता है, वो है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। अब ये क्या होता है? चलिए कंटिन्यू कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज अ मैक्सिमम external electric field on the dielectric that the dielectric can
टोलरेट, टोलरेट या कहिए विथस्टैंड, विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब यही है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइलेक्ट्रिक दैट द डाइलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट, जिसको कि डाइलेक्ट्रिक बर्दाश्त करता है, विथस्टैंड जिसको कि डाइलेक्ट्रिक बर्दाश्त कर लेता है, विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यानी कि बिना इलेक्ट्रॉन फ्री हुए जितने मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर लेता है उसी को नाम दिया गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। यदि इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और डाइलेक्ट्रिक आपका कंडक्टर जैसा काम करने लगेगा। अब एक एयर का हम लोग याद रखते हैं, बहुत बार एग्जाम में नहीं देता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर ये 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। एक इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम में ये नहीं देता है हमें और हमें जरूरत पड़ता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम लोग पढ़े हैं उसमें मेटल स्लैब डाल के देखें क्या इफेक्ट आता है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल करके देखें क्या इफेक्ट आता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इंसर्शन of a metal slab of thickness T। अब जो थिकनेस T ले रहे हैं, T लेस देन D, जो कैपेसिटर के 2 प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस हम लोग लिए हैं D, उससे स्लैब की थिकनेस कम लेंगे। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसे अपना सिलेबस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अलाउ किया है। ओनली कैपेसिटर भी बोल दे कभी तो आप समझेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए बच्चों, पहले हम एक कैपेसिटर बनाते हैं। लिया ये 2 मेटल प्लेट्स X एंड Y, चार्ज प्लस Q, चार्ज माइनस Q, सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स लिया हमने D, ईच प्लेट का एरिया लिया हमने E। अब पहले इसका कैपेसिटेंस लिखते हैं, तो थोड़ा स्टेटमेंट दीजिए। कैपेसिटेंस इनसाइड ब्रैकेट C नॉट ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर in the figure is C naught equal to A epsilon naught by D। इक्वेशन 1 ले लें। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं मेटल स्लैब, ये डाल रहे हैं एक मेटल का स्लैब। इसके अंदर साइज अप्रॉक्स सेम रखिएगा, ठीक है, क्योंकि साइज एरिया जो है हमें सबका ये सेम रखना है, अप्रॉक्स जहां तक पॉसिबल हो इसको सेम रखिएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्स साइज सेम रखना है। अब ये जो थिकनेस है इसको हम T एज्यूम कर रहे हैं, T मान रहे हैं। अब ये जो T है जैसा कि देख रहे हैं D से कम है, यही लेना था हमें। अब मेटल में तो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होते हैं, अब ये चार्ज जो इस पर डेवलप होगा बाय इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, तो क्या होगा, यहां से सोचिए ये प्लस Q चार्ज जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो नियरर सरफेस पर माइनस क्यू और कंडक्टर के तो बाहर होते हैं एक्सेस चार्ज, डेवलप्ड चार्ज, फर्दर सरफेस पर प्लस क्यू इस तरह से डेवलप होंगे। चलिए इस चार्ज को भी थोड़ा स्प्रेड करके दिखा देते हैं, इसको भी थोड़ा सा स्प्रेड करके दिखा दें, माइनस चार्ज। अब हमें यहां पर निकालना है इस कैपेसिटर की जिसमें स्लैब डाल दिए इसका कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों चार्ज की वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो रखा यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस 1 चार्ज,
तो ये प्लस रिपल करेगा, ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ईपी बोल रहे हैं इसको। अब जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज कहता है, यदि यहां पर कोई चार्ज है तो फिर इस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सब फोर्स लगावेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस बीच में एयर स्पेस में क्या है, एयर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसको दिखा लेते हैं। तो एयर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारा ई नॉट, ई नॉट अंदर कंडक्टर के अंदर तो जाएगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर बाहर से दिखा देते हैं, एयर में दिखा देते हैं ई नॉट, या आप चाहे तो यहां से यहां तक दिखा दें, ऐसे दिखा दें इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसे दिखा दीजिए ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर। तो जैसा कि बच्चों आप जान चुके हैं कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, एंड सो इस स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एयर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, और इससे हम इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग कैपेसिटर में फॉर्मूला यूज किया है, C इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। हम लोगों ने भी सपोज कर लिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस को, पहले हम लोगों ने भी लिया है पोटेंशियल डिफरेंस को कैपेसिटर में। चलिए अब मेंशन करिए, व्हेन लिखिए, मैं बोलता हूं व्हेन अ मेटल स्लैब इज इंसर्टेड, मतलब कि डाला, इंसर्टेड inside the capacitor, then potential difference, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डेल्टा भी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी से डिनोट कर रहा हूं अब मैं, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए x एंड y of the capacitor is अब डेल्टा V इक्वल टू, अब लेते हैं फॉर्मूला जो हम लोगों ने काम किया है, E इक्वल टू कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करा है कैपेसिटर्स में, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ डेल्टा भी हम ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, E इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए कि इस दोनों प्लेट के बीच यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, ओनली एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है इतने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां से यहां के डिस्टेंस तो हमारा डी है, यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है यहां तक, ये डिस्टेंस है हमारा डी, तो फिर d माइनस टी। अब जैसा कि गॉसेस लॉ से पढ़े हैं, E नोट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट d माइनस टी। नाउ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q बाई A एप्सिलॉन नोट d माइनस टी। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया हमें बिटवीन प्लेट्स x एंड y। नाउ कैपेसिटेंस अब जो होगा C, फॉर्मूला डालें कैपेसिटेंस का, तो फिर लिखिए एक लाइन, नाउ कैपेसिटेंस ब्रैकेट में C ऑफ दिस कैपेसिटर विथ मेटल स्लैब। चलिए थोड़ा इसको मैं लिख भी देता हूं, मेटल स्लैब, ये मेटल का स्लैब है। तो नाउ C इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। नाउ ये हो गया Q अपॉन Q न्यूमरेटर में D माइनस टी, Q D माइनस टी एक जगह पे कर लिए, अपॉन A एप्सिलॉन नोट जाएगा ऊपर, A एप्सिलॉन नोट, Q से Q कैंसल। नाउ C इक्वल टू
ए एप्सिलॉन नोट, नीचे आ गया डी माइनस टी। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब जरा देखिए क्या हुआ। पहले का ये कैपेसिटेंस है विदाउट मेटल स्लैब, अब ये है कैपेसिटेंस। न्यूमरेटर तो सेम है दोनों के, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो फिर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर C ग्रेटर देन C नॉट। अभी बच्चों हम लोगों ने जो डिफाइन किया था कैपेसिटर को, बोला था वहां पर कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ एट लीस्ट 2 कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। अब यदि एक और मेटल स्लैब डाल दिए तो देखिए कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो यदि कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो फिर इन दोनों के बीच जो कैपेसिटर के 2 प्लेट्स है उसके बीच में डालिए मेटल का स्लैब, डालिए एक, डालिए कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एक और डाल दीजिए और बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस। तो इस तरह से कैपेसिटेंस को आप बढ़ा सकते हैं मेटल स्लैब डाल के। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के देखते हैं कि क्या होता है। कैपेसिटर हमारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नाउ इंसर्शन ऑफ dielectric slab of thickness T, फिर हम लोग T ले रहे हैं लेस देन D in a parallel plate capacitor, चलिए बच्चों पहले हम लेते हैं एक कैपेसिटर। थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखा रहे हैं ताकि फिगर क्लियर दिखाई पड़े हमें, ठीक है। अब एक प्लेट एक्स इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू, दूसरी प्लेट वाई इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया। अब ये चार्ज जैसे भी दें, बैटरी से दें या फिर टच करा के दें, जैसे भी दें। तो ये चार्ज चलिए थोड़ा स्प्रेड कर देते हैं, थोड़ा चार्ज को स्प्रेड कर दे रहे हैं। नाउ अब इन दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस d, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ये d है। नाउ इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को जांच कर लें पहले एयर में। अभी एयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जांच करते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये प्लस इधर रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन ई नॉट हो गया। अब पहले हम इसका कैपेसिटेंस देख लें कितना है। प्लेट एरिया, ईच प्लेट का एरिया ए, तो चलिए डिफाइन कर दीजिए। कैपेसिटेंस इनसाइड ब्रैकेट सी नॉट ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर in the figure C naught equal to A epsilon naught by D, where A क्या है, area of each plate, D क्या है, separation between 2 plates of capacitor। अब स्लैब डाल रहे हैं इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं इसके अंदर। ये डाला हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कोशिश रखेंगे जो ये जो साइज है अप्रॉक्स प्लेट एक्स प्लेट वाई की साइज के अप्रॉक्स हो, अप्रॉक्स इक्वल हो। नाउ ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, थिकनेस इसका है टी। अब यहां से जरा इंडक्शन करवाते हैं। अब आप कहेंगे इंडक्शन डाइलेक्ट्रिक में, बिल्कुल आप इंडक्शन करा सकते हैं डाइलेक्ट्रिक में, लेकिन वही बात ध्यान रहे कि डाइलेक्ट्रिक में चार्ज बाहर नहीं दिखाएंगे, अंदर। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में जो आपने देखा पोलराइजेशन होता है, डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक होने से डाइपोल्स बनते हैं। इस वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आपने देखा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आपने देखा, तो फिर आप इंडक्शन के थ्रू सोच सकते हैं, ठीक है। होता तो पोलराइजेशन की वजह से यहां पर नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, लेकिन भाया इंडक्शन यदि सोचते हैं तो कोई गलती नहीं होगा आपसे। तो देखिए सोच करके, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंड्यूस चार्ज जैसा कि पढ़े हैं नियर सरफेस पर होते हैं अनलाइक चार्ज, फार्दर सरफेस पर होता है लाइक चार्ज। अब ये जो चार्जेस हैं इंड्यूस चार्जेस भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब रखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस पर ये जो चार्जेस हैं
इंड्यूस चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन, जो चार्जेस हुए हैं, इंड्यूस हुए हैं ये चार्ज, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ईपी बोल रहे हैं, ईपी एरो इस पर दे दें, ईपी, ईपी पर एरो दे दिया हमने। चलिए नाउ अब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो पहले से ई नॉट है, बाद में ईपी आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ई नॉट और ईपी, इस वजह से माइनस करेंगे हम। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जो हमने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए शुरू में लिख दिया था, मैं दोबारा फिर लिख दे रहा हूं, के इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा डायरेक्ट्रिक में। अब ई का वैल्यू क्या होगा, ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, अब ये रख करके सोल्यूशन कर लेंगे। थोड़ा इसको लिख दें हम लोग, दिस इज डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। चलिए बच्चों डिफाइन करिए, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is inserted in the capacitor, then potential difference, फिर मैं इसको डेल्टा भी एज्यूम यहां कर दे रहा हूं, इंसर्टेड, देन पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में डेल्टा भी बिटवीन प्लेट्स X एंड Y ऑफ कैपेसिटर। चलिए अब ये डेल्टा भी निकालना है हमें, तो देखिए बहुत आराम से, दो मीडियम आपके पास अब हो चुका है, ये है एयर मीडियम और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दोनों मीडियम में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के ऐड कर लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन डाई इलेक्ट्रिक। नाउ बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट, एयर में डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी, जैसे अभी मेटल स्लैब में निकाले हैं, इतने डिस्टेंस में डायरेक्ट्रिक आ गया, तो फिर इतने डिस्टेंस में तो एयर होगा नहीं, एयर है इतने और इतने डिस्टेंस में, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, डी, ये है डी, डी में से टी माइनस करिए तो एयर का थिकनेस मिलेगा, तो ई नॉट डी माइनस टी पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ प्लस फिर पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, ई, और डाइलेक्ट्रिक में प्लस और माइनस सरफेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, टी, अब ये डिस्टेंस है टी, इनटू टी, हमने जो इक्वेशन यूज करा जस्ट अभी ऊपर जो किए हैं यूज, क्या यूज किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ई इक्वल टू डेल्टा भी बाई डी, यही इक्वेशन कैपेसिटर में हम लोग यूज कर रहे हैं, डेल्टा भी इक्वल टू ई इंटू डी, तो जब लेंगे ई नोट तो एयर में देखेंगे कितना डिस्टेंस है, जब लेंगे ई तो देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक में प्लस और माइनस चार्ज सरफेस के बीच कितना डिस्टेंस है। आइए बच्चों, तो वहीं क्रॉस मल्टीप्लाई लिया है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस होते हैं, यहां से डेल्टा भी हम लोग निकाल रहे हैं दोनों मीडियम में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ई नॉट डी माइनस टी, ई को लिख लें हम लोग, ई इक्वल टू ई नॉट बाई के इंटू टी। अब सॉल्व करते जाइए, अपने आप निकल जाएगा रिजल्ट। नाउ जो रिजल्ट होगा हमारा आगे, अब इसको निकालेंगे, तो ई नॉट के जगह ई नॉट कॉमन ले लेते हैं, पहले कॉमन ले लीजिए, ई नॉट ले लिया कॉमन हमने, तो बचा हमारे पास में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। नाउ ई नॉट बाय गॉसस लॉ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, सॉल्व करते जाइए, सिग्मा इज क्यू बाय ए, चार्ज बाय एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज बाय एरिया ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, हमेशा कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट पे नजर रखना है आपको, नेगेटिव प्लेट जो है वो हेल्पिंग प्लेट है। नाउ अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस
टी टी अपॉन के। अब सी थोड़ा सा लिख दीजिए। नाउ कैपेसिटेंस इनसाइड ब्रैकेट सी ऑफ द कैपेसिटर, C equal to charge on positive plate upon potential difference between two plates. Now Q upon डेल्टा V को रखिए। अब इसको रख रहे हैं यहां पे। Q इनसाइड ब्रैकेट D माइनस T प्लस T अपॉन K अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, न्यूमरेटर में चले जाएंगे। ए एप्सिलॉन नोट, Q से Q कैंसिल हो गया। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन D। अब यहां से इन दोनों से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस टी कॉमन लेते हैं। माइनस टी ले लिया कॉमन तो देखिए यहां पर क्या बचेगा, 1 माइनस, यहां पे माइनस 1 अपॉन के, 1 अपॉन के। अब बच्चों जरा गौर से देखिए क्या मिला है, रिजल्ट जो आया है। इस रिजल्ट को देखिए, इसको इक्वेशन 2 कर दे रहा हूं। इक्वेशन 1 मेरा मिट चुका है, मैं फिर से लिखता हूं। सी नॉट इक्वल टू, आप मत लिखिएगा दोबारा, अपॉन डी, ये इक्वेशन 1 है। अब इससे जरा इसको कंपेयर करिए। देखिए न्यूमरेटर तो सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर ये डी है। यहां डिनोमिनेटर क्या देख रहे हैं, डी में से कुछ माइनस हो गया। जब कुछ माइनस हो गया डी में से तो क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। और जब डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो फिर देयरफॉर C ग्रेटर देन C नॉट, कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए आपका ये काम है, याद रखिएगा। अब 12वीं का बोर्ड जिनको देना है उनके लिए। अब C बढ़ गया। अब आप कहेंगे मेटल स्लैब भी डाले थे तो C बढ़ गया था, तो फिर दोनों में से बढ़िया कौन। तो कैपेसिटर बहुत यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारा। हम लोग सारे मोटर में इसको लगाते हैं कैपेसिटर को, इसी से मोटर की स्पीड बढ़ते हैं। अब यदि ये महंगा होगा तो बहुत कम लोग यूज कर पाएंगे, एंड सो इसको सस्ता होना जरूरी है। इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक जो होता है ये सस्ता होता है, इकोनॉमिकली सस्ता होता है, एंड सो डाई इलेक्ट्रिक को यूज करना हम ज्यादा पसंद करते हैं कैपेसिटर में। चलिए बच्चों, हमने एनसीईआरटी चैप्टर 2 पूरा फिनिश कर लिया है। अगले क्लास में अब हम लोग चैप्टर 2 के प्रॉब्लम्स करेंगे एनसीईआरटी की, फिर उसके बाद एच सी वर्मा की प्रॉब्लम, और फिर आगे रोडोप जैसे करते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।